नमस्कार, मैं जगबीर सिंह शिकारा आज आपको इस नई वीडियो में, नए लेक्चर में कक्षा 10 विषय इतिहास के फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था, किस देवताओं की वो पूजा करते थे, उनका समाज कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, क्या खान पान था, क्या औरतें पहनते थे, क्या हार श्रृंगार करते थे, मनोरंजन के साधन क्या थे और मृतकों का संस्कार कैसे करते थे। ज़्यादा डिटेल से तो हम इसमें नहीं पढ़ सकते क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इसकी मुख्य बातें आपके सामने जरूर रखी जाएंगी जो इस प्रकार हैं। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। खोजों से मिले अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, जिनमें है फर्स्ट बात परिवार की। परिवार क्योंकि समाज की सबसे पहली इकाई, सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। इस परिवार के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के समाज को मुख्य इकाई परिवार थी। उस समय परिवार संयुक्त होते थे, मतलब ज्वाइंट फैमिली जो होती उसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा ताऊ, इसमें हमारा एक बंधा हुआ परिवार होता था। और ये भारतीय सभ्यता की एक परंपरा भी प्राचीन काल में रही है। इस संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ एक परिवार वो विद्वान हैं वो एकल परिवार भी बताते हैं। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति को लेकर चलें तो भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद थी। इस समय के विशाल भवनों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बड़े परिवार रहते थे और प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रियां, चाचे ताऊ रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त बहुसंख्या में स्त्रियों को मूर्तियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता था कि उस समय का जो समाज होगा वो मातृ प्रधान समाज था। इस भाव से ये पता चलता है कि स्त्रियों का समाज में सबसे ऊंचा स्थान होगा। उसके पश्चात सामाजिक वर्गीकरण। हड़प्पा सभ्यता को समाज में कितने वर्गों में विभाजित किया था, इसके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः उस समय का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। एक शासक, एक धनी और एक मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोग थे। शासक वर्ग, धनी वर्ग सुखी एवं संपन्न जीवन व्यतीत करते थे, दुर्गों में विशाल भवनों में रहते थे। मध्यम वर्ग के लोग निवास अपेक्षाकृत कुछ छोटे होते थे और निम्न वर्ग के लोग हो सकता है झोपड़ियों में रहते हों। उनकी दशा संतोषजनक नहीं थी। यह वर्ग विभाजन आर्थिक व्यवसायों के आधार पर था, न कि जाति के आधार पर। आपने इस पॉइंट में जो पढ़ा उसका शॉर्ट में एक छोटी बात बता दूं कि समाज का जो विभाजन था, समाज के अंदर उच्च वर्ग के लोग भी थे, मध्यम वर्ग के लोग भी थे, निम्न वर्ग के लोग भी थे। 3 प्रकार बांट रखा था। उच्च वर्ग में राजा, धनी लोग, मध्यम वर्ग के लोग थे, वो छोटे मकानों में रहते थे। जो धनी और उच्च वर्ग के लोग थे, शासक वर्ग जो था वो बड़े बड़े महलों के अंदर रहता था। जो छोटे, जिनके काम धंधे छोटे थे, वो अपनी झोपड़पट्टियों वगैरह में रहते होंगे। ये काम के आधार पर ये समाज बटा हुआ था। जाति प्रथा सिंधु घाटी की सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं थी। उसके बाद है इन लोगों का भोजन क्या था। अगर हम भोजन का जिक्र करें क्या खान पान था, तो यहाँ लोग खाने के बहुत शौकीन थे।
पुरातत्व विद्वानों ने जले हुए अनाज के दानों व बीजों की खोज से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन संबंधी आदतों को जानने की कोशिश की और जिसमें वो सफल रहे। प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करने वाले विद्वानों को पूरा वनस्पतिज्ञ भी कह सकते हैं। इन विद्वानों ने हड़प्पा के विभिन्न स्थानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना व तिल नामक खुदाई के दौरान अनाज के दाने प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने गुजरात में बाजरे के दाने प्राप्त किए। चावल के दाने बहुत कम मिले हैं। उनके यहाँ जो हड्डियाँ मिली हैं उनमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियाँ सम्मिलित है। ये सभी पालतू जानवर थे। इनके अतिरिक्त कुछ जंगली जानवरों जैसे हिरण था, घड़ियाल की हड्डियाँ आदि भी मिली हैं, किंतु निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते कि इन जानवरों का शिकार हड़प्पाई लोगों द्वारा किया जाता था अथवा वे इनका मांस व शिकारी समुदाय से प्राप्त करते थे। जानवरों के अतिरिक्त जीव पुरातत्वविदों ने पक्षी और मछलियों की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अतः स्पष्ट है कि इस सभ्यता के अंदर लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के रहते थे। यहाँ का भोजन था, शाकाहारी भी लोग थे, जो दालें थी, अनाज थे, जौ थे, गेहूं थे, तिल थे, जो जले हुए दाने मिले उनसे कुछ हड्डियां भी मिली हैं। कुछ जानवर पालतू थे तो कुछ का शिकार किया करते होंगे या शिकारी समुदाय से जो मांसाहारी लोग थे वो मांस प्राप्त करते होंगे। तो दोनों तरह का समाज यहाँ पर था, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है उनकी वस्त्रों की बात, कैसे कपड़े पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, हम प्राप्त मूर्तियों से ये अनुमान लगा सकते हैं जो उनको वस्त्र धारण किए गए हैं, जो बनावट मूर्तियों की दी गई है, जो वेशभूषा उनकी है, उसी से वे अधिकतर लोग सूती कपड़े पहनते थे। धनी लोग ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुषों के वस्त्रों में कोई विशेष अंतर नहीं था। स्त्रियां निचले भाग में लहंगा डालती थी और ऊपरी भाग में एक चादर का प्रयोग करती थी। वे सिर पर एक विशेष वस्त्र पहनती थी जो पंखे की तरह उठा होता था। पुरुष नीचे के लिए धोती और ऊपरी भाग के लिए एक चादर अथवा शाल का प्रयोग करते थे। उस समय रंगीन अथवा सादे दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई सभ्यता की खुदाई में हमें अनेक तकले व सुइयां प्राप्त हुई हैं, जो इस बात का सबूत है कि उस समय के लोग सूत कातना तथा कपड़ों को सीना, कपड़ों की सिलाई करना जानते होंगे। इन्होंने दो ही प्रकार दिया कि स्त्री और पुरुष, उनके दोनों कपड़े एक समान हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और यहाँ जो तकले मिले हैं, सुइयाँ मिली हैं, तो उससे अनुमान अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग जो थे सूती कपड़े पहनते थे और उनको सीना भी जानते थे। उसके बाद है आभूषण, श्रृंगार क्या थे उनके, हार श्रृंगार के साधन। इसमें हड़प्पा लोगों को चाहे वो पुरुष था या स्त्री, आभूषण बहुत लगाव, उन्हें आभूषणों से काफ़ी लगाव था। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जिसे वे अलंकृत न करते हों, मतलब जहाँ वो आभूषण धारण न करते हों। पुरुष आभूषणों में हार, चूड़ियाँ, कड़े, अंगूठी के बाजूबंद जो कहते हैं, नथनी, पाजेब, कानों की बालियाँ थी। धनी लोगों के आभूषण सोने, चांदी व मूल्यवान पत्थरों के होते थे, हाथी दांत के बने होते थे, ताकि कुछ जो गरीब लोग होते थे उनके आभूषण तांबे या हड्डियों के बने होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग हार श्रृंगार के बड़े शौकीन थे। स्त्रियां लंबे बाल रखने, विभिन्न प्रकार के जूड़े व चोटी बनाने की शौकीन थी। वे बालों को संवारने के लिए दर्पण, कंघी, विभिन्न प्रकार की पिनों का प्रयोग करती थी। खुदाई के दौरान हमें तांबे के दर्पण, हाथी दांत की कंघियाँ मिली हैं। उनके अनेक श्रृंगारदान भी मिले हैं जो हाथी दांत से निर्मित होते थे। इससे पता चला कि यहाँ की स्त्रियाँ जो थी वो काजल,
लिपस्टिक, विभिन्न प्रकार के पाउडर, सुगंधित तेलों, सिंदूर आदि का भी प्रयोग करती होंगी। और इस प्रकार की स्त्रियां हार श्रृंगार के आधुनिक स्त्रियों से किसी प्रकार भी कम नहीं थी। और पुरुष जो थे वो दाढ़ी रखते थे, मूछ रखने का रिवाज था, कुछ पुरुष उन्हें साफ भी करवा देते थे, कुछ पुरुष पगड़ी बांधते थे। पुरुष भी अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए काजल का प्रयोग करते थे। अब जो खाली समय होता था, जब काम धंधा नहीं होता था, तो वो अपना टाइम कैसे पास करते थे, उनका मनोरंजन का साधन क्या थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े विनोद प्रिय थे। वे अपने अवकाश के क्षणों में, खाली समय में विभिन्न प्रकार के साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। वे शतरंज खेलते, चौपड़ खेलने के शौकीन थे, शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को पालना, उनको आपस में लड़वाना भी हड़प्पा निवासियों के मनोरंजन के साधन थे। उस समय के लोगों को नृत्य व संगीत भी काफ़ी पसंद था या उसमें रुचि रखते थे। ढोल तथा वीणा उनके प्रमुख वाद्य यंत्र थे। मनुष्य बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, मानव की आकृतियाँ, गाड़ियाँ, सीटियाँ, झुंझुने नामक आदि खिलौने भी तैयार किए जाते थे। रही बात हमारी अंतिम मृतकों का संस्कार, जो संसार छोड़ के चला जाता था, जो शरीर बच जाता था, उसको किस प्रकार उसका अंतिम क्रियाक्रम करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने शवों के विसर्जन की तीन प्रथाएं प्रचलित थी। प्रथम विधि के अनुसार शव को पूरी तरह जला दिया जाता था। जो राख बच जाती उसे एक बर्तन में डाल कर दबा दिया जाता था। दूसरी विधि, पूरे शव को कब्र में दफना दिया जाता था। मृतक व्यक्ति के अगले जीवन के प्रयोग के लिए उसके साथ कब्र में अनाज से भरे मिट्टी के बर्तनों को रख दिया जाता था। कुछ कब्रों में मृत भांड आभूषण भी मिले हैं। कहीं कहीं मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। कुछ कब्रगाहों की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। कुछ कब्रों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। क्या ये विविधताएं किसी सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करती थी? यह संबंध निश्चित ही तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और तीसरी विधि जो थी, शव को कुछ समय के लिए किसी खुले स्थान पर रख दिया जाता था। वहाँ उसको पशु पक्षी जो थे खाने के बाद जो उसका अस्थि पिंजर रह जाता उसे दफना दिया जाता था। तीन प्रकार की विधियां बताई। जला देना, पूरे शरीर को मिट्टी में दबा देना, उसके साथ अगले जीवन में काम आने के लिए अलग उसके कपड़े थे, बर्तन थे, वो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण साथ उसके साथ दफनाते थे। तो हमें उस समय की स्थिति का ही पता चल गया यहाँ कि जो हमने कब्रगाह से खुदाई के दौरान मिले तो उसमें जहाँ तांबे के मिले या सोने के मिले या अच्छे जो बर्तन मिले, उसके जो और कपड़े के अवशेष मिले, उनसे ये लगा लिया कि लोग धनी संप्रदाय का था। जिसके पास मिट्टी के बर्तन मिलते थे उसको ये मान लेते थे कि निम्न समुदाय का था। तो तीन प्रकार से इन्होंने समाधान किया: दफनाना, जलाना, राख को मिट्टी में दबाना, और तीसरी विधि थी अगर मर जाता था तो उसको खुले स्थान पर उसके शरीर को रख दिया जाता। पशु पक्षी उसके मांस को खाकर अपना पेट भर लेते। जो हड्डियों पर अस्थि पिंजर बच जाता उसको मिट्टी में दबा दिया जाता था। ये था उसका सामाजिक जीवन। आप पढ़ेंगे, आप उसके धार्मिक जीवन की व्याख्या करेंगे। वे लोग जो थे देवी माँ के उपासक थे, देवी माँ की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। उनकी हमें पता जो मोहर मिली है वहाँ, उनसे हमें पता चला है। उन पे एक स्त्री के चित्रों को अंकित किया गया है। ये लोग देवी माँ की धूप, दीप, तेल, घी आदि से पूजा करते थे। कई मूर्तियों पर धुएं के धब्बे हैं। इनसे ये निष्कर्ष निकलता है, जो धुआं लगा हुआ है उससे माना कि ये लोग दीपक जलाते होंगे, धूप लगाते होंगे, जिसके कारण ये चित्र जो हैं ये काले पड़ गए। तो हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी मोहरें मिली, मोस्टली मोहरों में स्त्रियों को ज़्यादा अंकित किया गया है, चित्र बनाए हुए मिले हैं। तो ये माना गया है कि यहाँ पर देवी शक्ति की पूजा की जाती होगी। दूसरा है शिव की पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक देवता की पूजा का भी पर्याप्त प्रचलन था। वहाँ से प्राप्त मोहरों में 3 मुखों
वाली एक मोहर मिली जिसमें योगी को ध्यान मगन अवस्था में दर्शाया गया है। इसके उसने लंबे सींगों वाला सिर पर एक मुकुट धारण किया हुआ है। उसके इर्द गिर्द जानवर खड़े हैं। दाईं ओर हाथी, शेर, बाईं ओर गैंडा और सांड दिखाई दिया। उसके सिंहासन के नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि ये योगी और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। उन्हें त्रिमुखी, 3 मुख वाला पशुपति, पशुओं का स्वामी, योगेश्वर, योगियों का स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये पशुओं और वृक्षों की पूजा भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से प्राप्त मोहरों से इस बात का पता चलता है कि ये लोग कई प्रकार की पशुओं की पूजा करते होंगे, क्योंकि हाथी, गैंडे, चीते, सांड जैसे भैंसे आदि मोहरों पर जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पे इनके चित्र अंकित हैं। अनेक वृक्ष भी चित्रांकित मिले हैं। इस सभ्यता से मिली मोहरों से हम एक चित्र में पीपल के वृक्ष जैसे वृक्षों की छाप भी अंकित है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये लोग जो थे पशुओं की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा भी करते थे। उसके बाद अन्य धार्मिक विश्वास जो थे, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले पत्थर, छल्ले आदि देखकर हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ के लोग लिंग तथा योनि की पूजा करते थे। उसकी पूजा वे संसार की सर्जन शक्ति होने के कारण करते थे। सिंधु घाटी में मिले बहुत से स्नानागारों से, जो बड़े बड़े स्नानागार मिले खुदाई के दौरान, उनसे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जल पूजा में पूर्ण विश्वास था। और इसके अतिरिक्त वे नागों तथा सूर्य की पूजा करते थे। वे पशु पक्षियों और विशेष रूप से घुग्गी कोई पक्षी है उसकी पूजा करते थे। लोथल, कालीबंगन और बनावली में बड़ी संख्या में हवन कुंड मिले हैं। शायद इन हवन कुंडों का प्रयोग हवन यज्ञ करने के लिए किया जाता था। और खुदाई से मिलने वाले बहुत से ताबीजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पाई लोग भूत प्रेतों में भी, जादू टोनों में भी विश्वास रखते थे। उनसे बचाव के लिए जादू टोनों का आश्रय देते थे और इस तरह उन्हें धर्म में कई प्रकार के अंधविश्वास भी प्रचलित थे। आज हमने अपनी इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन में प्रचलित कुछ बातों का जिक्र किया। आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम उसके राजनीतिक और उसके आर्थिक जीवन का जिक्र भी करेंगे। तब तक के लिए आपके नमस्कार।